सनराइज न्यूज में आज की बात को लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं और आज अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, जिनको आप लगातार सुनते आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ते रहे हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर एक राय रखते हैं, अलग तरह की राय, और उस पर वो अपने तर्कों से उन तमाम राय को स्थापित भी करते हैं और उसे विश्लेषण भी करते हैं तमाम मुद्दों का। आशीष, आपका स्वागत है सनराइज न्यूज पर। आशीष, आज हम जिन मुद्दों को लेकर हाजिर हुए हैं दर्शकों के सामने, उसमें जातिगत जनगणना, जिसको लेकर अब पीएमओ तक तमाम नेता पहुंच रहे हैं। बिहार की राजनीति गरमाई हुई है और यूपी में भी विधानसभा चुनाव से पहले थोड़ा थोड़ा इस पर चर्चा विपक्ष करने लगा है, इसकी मांग उठने लगी है। इस पर चर्चा करेंगे, साथ ही इसी से जुड़ा हुआ एक फैक्टर कहा जाए तो कल्याण सिंह को लेकर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछड़ी जातियों के एक बड़े नेता के तौर पर बीजेपी में वो रहे और उसका असर भी बीजेपी पे रहा, लेकिन एक लंबे वक्त से वो बीजेपी राजनीति से कम दूर रहे थे। ऐसे में उनका जाना बीजेपी के लिए कितना नुकसान पहुंचाने वाला होगा, इस पर भी एक नजर हम डालेंगे। लेकिन शुरुआत आज हम करते हैं कि जब पीएमओ में बीजेपी नीतीश कुमार और तेजस्वी पहुंचते हैं और एक मत में जातिगत जनगणना की मांग रख देते हैं प्रधानमंत्री मोदी के सामने, और यहां तक कि एमआईएम के जो विधायक हैं बिहार में, वो भी इसका समर्थन करते हैं और वो भी कहते हैं कि पिछड़ी जातियों की जनगणना होनी चाहिए। और ऐसे में अब आपको क्या लग रहा है कि ये दरअसल मुद्दा किस तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है? क्योंकि हम इससे पहले भी आपसे बात कर रहे थे जिसपे जिक्र ये था कि अगर नीतीश सरकार के तौर पर और बीजेपी उसके एलाई के तौर पर सरकार में हिस्सेदार के तौर पर एक प्रस्ताव बनाकर अगर पीएमओ को भेजती, विधानसभा से पारित करवा के, तो क्या पीएमओ नहीं सुनता? और अगर तब भी पीएमओ सुनता है, और आज जब प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी से जब मुलाकात हो रही है, जब इस बात को लेकर चर्चा हो रही है हुई और कहा गया कि जातिगत जनगणना हो, तो तेजस्वी का वहां पहुंचना संकेत क्या है? किस तरह की राजनीति देख रहे हैं? देखिए शाकिर जी, सबसे बड़ी बात है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मेरा तो स्पष्ट मानना है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। लगातार इस तरह की मांगे उठ रही हैं और आज से नहीं, 90 के दशक से उठ रही हैं ये चीजें। तो जिसकी 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 जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, लगातार ये आरजेडी का और नीतीश कुमार का भी, ये दोनों का नारा रहा है। और अगर होती है तो इसमें क्या दिक्कत है? पता तो चले कि कौन सी जाति की संख्या कितनी है इस देश में। और सही कहा तेजस्वी यादव ने, आज उनका बयान आपने सुना होगा कि जब जानवरों की गिनती हो सकती है, पेड़ों की गिनती हो सकती है, तो लोगों की गिनती क्यों नहीं हो सकती? जाति के आधार पर गिनती कोई गलत बात तो है नहीं। और जहां तक हम आरक्षण की बात करते हैं तो हिस्सेदारी से यह पता तो चले कि कौन सी जातियां कितनी हैं। रही बात जिसका आपने जिक्र किया कि अगर विधानसभा से उसको पारित करवा कर भेजते तो इसका क्या प्रभाव पड़ता। आप एक चीज देखिए कि जिस तरीके से आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ आए हैं, वो एक बहुत बड़ा मैसेज है। और नीतीश कुमार इतने बड़े और इतने काबिल नेता हैं और राजनीति के इतने माहिर खिलाड़ी हैं, 7 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पॉलिटिक्स को समझना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। आप देखेंगे कि इन चीजों को लेकर के बिहार में बीजेपी के कई नेता, हालांकि आज बीजेपी के कुछ नेता भी उसमें शामिल थे, बीजेपी के कई नेता लगातार विरोध भी कर रहे थे नीतीश कुमार का, तमाम मुद्दों पर, सरकार के भी मुद्दों पर तमाम तरह के विरोध नीतीश कुमार के किए गए। लेकिन तेजस्वी को साथ ले जाकर के नीतीश ने यह स्पष्ट मैसेज दे दिया है कि बिहार में वो तेजस्वी के साथ कभी भी कुछ भी संभव हो सकता है, और हुआ भी। 17-18 साल से दोनों दल एक साथ अलग रहे और अब उस तरह से फिर से वापस एक तरह से आ रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज देखिए, दोनों नेता एक साथ मुस्कुरा रहे हैं, दोनों एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। तेजस्वी से जब पूछा जाता है कि आप इस तरह के, मतलब क्या दोनों साथ आने वाले हैं, तो तेजस्वी यादव स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि सरकार अगर जो भी जन कल्याणकारी फैसला लेती है तो उसमें हम साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बयान कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है स्पष्ट तौर पर कि जाहिर तौर पर ये जो है कहीं ना कहीं बिहार को एक साथ लाने की कोशिश भी है नीतीश कुमार। दोनों विपक्षी दलों को एक साथ करने के साथ साथ ये बीजेपी को भी एक मैसेज देना था नीतीश कुमार को कि देखिए, नीतीश कुमार की ताकत आज भी वही है, भले हम 40-42 सीट पर सिमट गए हैं, लेकिन अगर कुछ बीजेपी की तरफ से ऐसा वैसा होता है, मुकेश सहनी भी साथ थे, इस बात का ध्यान रखिएगा, मुकेश सहनी भी साथ थे, 4-5 लोग ऐसे साथ थे, और मुकेश सहनी बीजेपी से नाराज भी चल रहे हैं। तो तमाम तरह के फैक्टर हैं और नीतीश कुमार ने यह स्पष्ट तौर पर दिखाने की कोशिश की है कि बिहार में उनका दबदबा कायम है और बिहार ऐसे भी क्रांति की धरती रही है। तो अगर इस तरह की शुरुआत होती है और जातिगत जनगणना होती है तो इसमें कोई गुरेज नहीं है, स्पष्ट तौर पर होना ही चाहिए। बिल्कुल। आशीष, क्या बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को मुश्किल में डाल दिया है इस मुलाकात ने? क्योंकि बीजेपी अब तक इस पर कोई भी स्पष्ट तौर पर राय
सामने नहीं रख रही है। उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा कि अखिलेश यादव ने जब महान दल के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था तो उन्होंने वह मांग रखी थी कि प्रधानमंत्री को इस पर जातिगत जनगणना पर कदम उठाना चाहिए। उन्होंने तो मिस कॉल का एक उदाहरण देकर कहा था कि जो जब मिस कॉल से सदस्य बनाए जा सकते हैं बीजेपी के, तो मिस कॉल करके आप जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवा सकते? एक नंबर पे इस जाति के लिए बटन दबाइए, 2 नंबर पे इस जाति के लिए बटन दबाइए। उन्होंने एक फार्मूला भी बता दिया था उस जनगणना उस कार्यक्रम में। तो क्या आपको लग रहा है कि इस मुद्दे पर बीजेपी विरोध ना करके अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रही थी और समर्थन में आना उसकी एक मजबूरी बन गया, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं ये संदेश चला जाए कि बीजेपी जातिगत जनगणना का विरोध कर रही है तो इसका नुकसान न सिर्फ बिहार बल्कि आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में भुगतना पड़ सकता है? बिल्कुल भुगतना पड़ सकता है। और दो चीजें आपने बहुत अच्छी चीज उठाई यहाँ पर। बिहार में आप देखेंगे बीजेपी जब भी सरकार में आई है तो नीतीश कुमार साथ रहे हैं, 17 सालों से साथ रहे हैं, बीच में 1-2 साल के टेन्योर को आप छोड़ दें तो हमेशा से उनके लिए ये मुश्किल भरा रहा है बीजेपी के लिए कि अकेले सत्ता में नहीं आ सकते वो। हालांकि इस बार उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, नीतीश कुमार से दोगुनी सीट के साथ लेकर आए हैं, दोगुनी सीट से ज्यादा जीत कर आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा फैक्टर है। बिहार में जनता का विश्वास तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को हासिल नहीं करना चाहती। और इस समय आप देखें उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल है और बिहार में भी जिस तरीके से संकेत आ रहे हैं, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जातिगत जनगणना को, आप बिहार के ग्राउंड लेवल की बात मैं बता रहा हूं कि हर जिले से जिस तरीके से इन यात्राओं में इनके लिए जब ये जातीय जनगणना की मांग चल रही है तो बिहार के तमाम जिलों से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह के विजुअल्स आ रहे हैं, इतने इतने लोग समूह में जुट करके इसका समर्थन कर रहे हैं। अगर बीजेपी यहां पर विरोध करती है तो न केवल उत्तर प्रदेश में, हर स्टेट में उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए बीजेपी के प्रतिनिधि भले आप एक रबर स्टंप के तौर पर चले गए हो अलग बात है, लेकिन ये मैसेज भी बीजेपी को देना था कि नहीं, हम जातिगत जनगणना का समर्थन भी कर रहे हैं। हालांकि कोई बड़े नेता नहीं गए हैं उसमें और खुलकर उन्होंने कुछ बोला भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता गए हैं, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं आया भारतीय जनता पार्टी का, बिहार की तरफ से भी, बिहार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी। तो ये देखना बहुत ही ये चुनौतीपूर्ण होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए को किस तरह से इस मामले को हैंडल करते हैं। और आगे आने वाला चुनाव है, अगर उत्तर प्रदेश में ये क्योंकि आप देखेंगे मुकेश सहनी ने भी ऐलान कर दिया है कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, हर जगह चुनाव लड़ेंगे, और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बिगुल भी फूंक दिया है। नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम चुनाव लड़ेंगे। तो अगर यहां पर जाति के आधार पर विरोध करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है हम जातिगत जनगणना का समर्थन नहीं करेंगे, तो एक अच्छा तबका भारतीय जनता पार्टी वहां से उत्तर प्रदेश में खो सकती है और इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर विरोध करे तो। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से आशीष बीजेपी की, जिस तरह आपने जिक्र किया कि कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था इस बैठक के दौरान जो बिहार से बीजेपी को रिप्रेजेंट करता हुआ प्रधानमंत्री से मिला हो, तो क्या ये एक मजबूरी के तहत बीजेपी ने फैसला किया कि कुछ लोगों को नाम मात्र के लिए सही इस जो प्रतिनिधि मंडल गया उसके साथ जोड़ दिया जाए? क्योंकि क्या, और सवाल ये भी है कि जो प्रतिनिधि मंडल में बीजेपी के नेता गए थे, क्या उनकी इतनी हैसियत थी कि प्रधानमंत्री के सामने वो बोल पाते, अपनी बात को रख पाते बिना गृह मंत्री अमित शाह या पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की मंजूरी के बिना या प्रधानमंत्री की बिना इजाजत के किसी में इतनी हिम्मत थी कि वो अपनी बात को वहां रख पाता? तो क्या बिल्कुल जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, एक तरह से रबर स्टैंप के तौर पर ही बीजेपी ने उन्हें भेजा था कि आप बस जाइए, चेहरे दिखाइए और ये मैसेज चला जाए कि बीजेपी इस मांग का विरोध नहीं कर रही है? और बिल्कुल यार, एक दूसरा मैसेज भी जाता है कि भारतीय जनता पार्टी खुद यहाँ पर सरकार में है, तो एक तरह से ये दिखा, बिहार बनाम सेंट्रल दिखाने की कोशिश की गई है कि बिहार की तरफ से ये मांग उठ रही है। आप इस चीज को देखिए कि आपने सही कहा कि रबर स्टंप के तौर पर वो चले गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार का भी प्रेशर होगा, जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री हैं और उनकी बात को मुझे नहीं लगता आज के दौर में कोई टहला के, तमाम तरह के विरोध भी उठ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भी ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए नीतीश कुमार जो है दो नाव की सवारी हमेशा से करते आए राजनीति में, उनके लिए ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि कुर्सी कुमार हैं, और ये एक विश्लेषक के तौर पर मैं कह रहा हूं, उनका कोई मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, फिर भी कुर्सी से बने रहना चाहते हैं नीतीश कुमार। तो यही वजह रही कि वो बीजेपी को भी साथ में लेकर के ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए बिहार में हम बीजेपी के साथ सरकार में भी हैं और इस मांग को लेकर के हम, जो हमारा विरोध भी नहीं है, बीजेपी से कोई मतभेद भी नहीं है। आज भी उन्होंने जिक्र किया कि नहीं, सरकार हम मिल बैठकर चलाते हैं और हमारा कोई मतभेद नहीं। अब तमाम तरह के इसके ऐसे स्टेटमेंट नीतीश कुमार के भरे पड़े हैं, लेकिन उनकी मांगों को अब मोदी जी कितना मानते हैं ये देखने वाली बात होगी। जब से ये दूसरा टेन्योर चला है, दूसरे बार जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहता हूं
कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के सामने पटना में यूनिवर्सिटी मतलब उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की बात कही थी। प्रधानमंत्री ने तब कहा था कि सोचेंगे, लेकिन कोई मांग स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री मान नहीं रहे हैं। अब इस चीज को कितना मानेंगे ये देखने वाली बात होगी। और नीतीश कुमार का ये प्रेशर पॉलिटिक्स यहाँ पर अच्छा काम किया है कि तेजस्वी यादव को भी साथ लेके आए हैं वहां पर, और मीडिया के सामने जिस तरीके से दोनों नेताओं का बॉडी लैंग्वेज था, ये जाहिर तौर पर दिखाता है कि नीतीश कुमार के साथ अगर बीजेपी की खटपट होती है तो नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलने में देर नहीं करेंगे बिहार में। आशीष, यहाँ पर क्या तेजस्वी के लिए भी एक मौका है? अगर प्रधानमंत्री मांग नहीं मानते हैं और ये मांग कुछ दिनों के लिए टलती रहती है, तो तेजस्वी के पास भी एक मौका होगा ये कहने का कि देखिए, इस मांग के लिए हम तो नीतीश कुमार के साथ भी जाकर खड़े हो गए थे, हम सरकार के साथ खड़े हो गए थे कि इस मांग को मानिए, हम साथ में हैं। और नीतीश कुमार की अब चल नहीं रही है सरकार में, मुख्यमंत्री तो हैं, प्रधानमंत्री भी उनकी नहीं सुन रहे हैं। ये एक मौका भी होगा तेजस्वी के पास आने वाले वक्त में, अगर ये मांग कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक टलती है तो। इस बात को आप मान के चलिए कि जन नेता के तौर पर तेजस्वी अब अस्वीकार्य हो चुके हैं पूरे बिहार में। आज तेजस्वी एक आह्वान करते हैं, मैं 4 डिस्ट्रिक्ट का आपको नाम गिना, बेगूसराय में भी हमने देखा, आपने कटिहार में भी देखा, हर जगह पे बल्क में लोग एकदम से आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक बार कहा कि इसका समर्थन करते हैं हम जातिगत जनगणना का। अब तेजस्वी यादव के दोनों हाथों में लड्डू, अगर वो यहाँ पर मतलब मांग नहीं मान रहे हैं, तेजस्वी यादव विरोध करना शुरू कर दें। अब विरोध में तो नीतीश कुमार भी वहां पर साथ हैं, तो एक क्या कहते हैं इमोशनल अटैचमेंट जो है लोगों का, और जिन तबकों के जातिगत जनगणना की बात चल रही है, तो वो तेजस्वी यादव के साथ और ज्यादा जुड़ता चला जाएगा और जन नेता के तौर पर उभर चुके हैं। आज तेजस्वी यादव की हैसियत पार्टी में उतनी ही है जितनी नीतीश कुमार की जदयू, यहां तक कि ज्यादा ही। आप देखिए कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और मुख्यमंत्री से कम ही सीट से चूक गए हैं, लेकिन प्रदर्शन तो अकेला तेजस्वी यादव का रहा। बिहार चुनाव की भी बात करें तो जाहिर तौर पर तेजस्वी के हाथों में, दोनों हाथों में लड्डू है और नीतीश कुमार के साथ जाकर उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। और जातिगत जनगणना को लेकर के अब प्रधानमंत्री को भी सोचना पड़ेगा कि बिहार से एक बार फिर से वो आवाज उठी है जो लगातार लंबे समय से उठ रही है। बिल्कुल। अब थोड़ा हम उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर ले। कल्याण सिंह का निधन हुआ, उसके बाद अब सवाल ये उठने लगा कि कल्याण सिंह का अब जाना बीजेपी के लिए कितना नुकसान पहुंचाने वाला होगा, क्योंकि पिछड़े वर्ग के एक नेता के तौर पर वो स्थापित हुए थे और एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ जुड़ा था, लेकिन एक लंबे समय से वो जो सक्रिय राजनीति कही जाती है, चुनावी राजनीति, उससे काफी हद तक दूर रहे हैं। ऐसे में जब पिछड़े वर्ग की जनगणना का मुद्दा हावी हो रहा हो और ऐसे में एक बड़े कद के नेता का जाना बीजेपी के लिए इस वक्त चुनौती पेश करेगा, या यूं कहा जाए कि लंबे वक्त से अगर वो राजनीति से दूर थे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला बीजेपी? ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, कल्याण सिंह राजनीति के अवसान पे थे, राज्यपाल रह चुके थे, उसके बाद फिर से वापस आए पार्टी में। ठीक है, कल्याण सिंह का कद बहुत बड़ा था और वो राम मंदिर के नेता के तौर पर उभरे, और उनका जाना ठीक है, एक तबके को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, लेकिन हाँ, बीजेपी इसको बुनाना जरूर चाहेगी। जिस तरीके से आपने देखा कि प्रधानमंत्री स्वयं आए और एक मुख्यमंत्री के तौर पर मतलब अगर उनका पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राज्यपाल रह चुके हैं और निधन हुआ है, प्रधानमंत्री इस तरह से श्रद्धांजलि देते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव है और कल्याण सिंह को बुलाने की भारतीय जनता पार्टी यहां पूरी कोशिश करेगी। और जहां तक आपने ये जिक्र किया कि कितना प्रभाव पड़ेगा, योगी आदित्यनाथ अब राजनीति के उस शिखर पे हैं जहां से तमाम सारे नेता पीछे छूट चुके हैं। एक राम मंदिर के नेता के तौर पर स्थापित हुए थे और 2000 अभी देखिए राम मंदिर का निर्माण हुआ नहीं, तो बीजेपी के लिए 2024 में भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। हाँ, कल्याण सिंह का चेहरा वो आगे करेंगे। देखिए, हमने इतने बड़े नेता, हालांकि बहुत सारे स्टेटमेंट है जिसका मैं जिक्र अभी इस डिबेट में नहीं करना चाहूंगा कि कल्याण सिंह की राजनीति कैसी रही, नहीं रही, क्या फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, वो एक बात का विषय है, लेकिन इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा कल्याण सिंह के जाने से, मुझे जहां तक लगता है। हाँ, भुनाने की कोशिश जरूर करेगी बीजेपी, और तमाम जहां पर भी इनका दबदबा है, चाहे वो दलित वोट बैंकों में हो या ठाकुर वोट बैंक की बात करें, वहां भी बड़ा तबका कल्याण सिंह के साथ था, इसको नहीं भूलना चाहिए। तो उस पर एक सेंटिमेंट वोट जो है, अगर आप कहें तो वो शिफ्ट करने की कोशिश बीजेपी जरूर करेगी उत्तर प्रदेश में। अच्छा आशीष, दोनों मुद्दों को अगर हम जोड़कर देखें, तो क्या आने वाले वक्त में अगर जातिगत जनगणना का मुद्दा हावी होगा, होता जा रहा है जिस तरह से हम देख रहे हैं, तो क्या बीजेपी इसको सबसाइड करने के लिए, इसको दबाने के लिए जो धार्मिक मुद्दा है या कहें जो इमोशनल फैक्टर है धर्म से जुड़ा हुआ, उसको हावी करने की कोशिश में नहीं लगेगी? क्योंकि अगर जातिगत जनगणना का मुद्दा हावी होता है तो ये तमाम जो मुद्दे हैं उनको पीछे छोड़कर हम देखेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये सबसे बड़ा गेम चेंजर हो सकता है।
निश्चित तौर पर आप देखिए 2019 का लोकसभा चुनाव किस मुद्दे पर हुआ, आप देखें दिल्ली चुनाव किस मुद्दे पर हुआ। बीजेपी की चुनावी रणनीति जो है कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमती है। आप देखेंगे उस जब चुनाव चल रहा था उत्तर प्रदेश में, तब अफगानिस्तान वो शमशान बनाम कब्रिस्तान वाला मुद्दा हावी हो गया था। और आज देखिए, आप पूरे कवरेज को देखिए, कल्याण सिंह जी का निधन हुआ और उनके प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन देखिएगा कि पूरे जो कवरेज किया गया मीडिया की तरफ से कल्याण सिंह को एक ऐसे नेता के तौर पर, जबकि कल्याण सिंह खुद कह रहे हैं कि हम तो वो उसमें हो हैं ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर मतलब वो बरी कर ही दिया था कल्याण सिंह जी को। आखिर किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस चीज को हवा दे रहे हैं? क्या कल्याण सिंह विक्टिम थे? आप बताइए। कल्याण सिंह जी अगर ये खुद कह चुके हैं कि हमने गिराने में हमारा कोई योगदान नहीं, हाँ, आज आप वही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उस चीज को जश्न के तौर पर मना रहे हैं। और मुझे लगता है एक चीज इस डिबेट में मैं जिक्र करना चाहूंगा आउट ऑफ द डिबेट, कल्याण सिंह जी भारतीय राजनीति को वो देकर के गए हैं जिनके जख्म जो है भारतीयता के दिलों पर, जो भारतीयता में यकीन रखते हैं, जो हम हर कोई रखते हैं, वो एक गहरा जख्म है। और देश को बांटने की जो कोशिश हुई 1992 के बाद, दो धड़ों में देश बटा, उसमें कल्याण सिंह जी आप देखिए कहां खड़े हैं, वो हर कोई जानता है और पूरी सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, लोग देख रहे हैं। इस तरह से कल्याण सिंह को पेश करेगी बीजेपी, ये तय बात है। और इसकी शुरुआत कल से ही हो गई है कि राम भक्त ले चला राम की निशानी, इस तरह के स्लोगन के साथ तमाम तरह की चीजें मीडिया में फैली और हर जगह दिखाई गई। बिल्कुल आशीष, इसी चीज को मैं समझना चाह रहा था कि अगर ये जातिगत जनगणना का मुद्दा हावी हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव ने ये मुद्दा उठाया है, मायावती और बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि क्यों नहीं हो सकती जातिगत जनगणना, इस पर सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है। अगर ये जातीय जनगणना का मुद्दा हावी होता है, इसको अगर हवा मिलती है, क्योंकि एक वक्त था जब हमने मंडल कमंडल का दौर भी देखा है, तो क्या ये तमाम जो चीजें हैं जो गढ़ी जा रही हैं, जो की जा रही हैं मौजूदा सत्ताधारी दल की तरफ से, वो कहीं ना कहीं उसको चोट पहुंचेगी? देखिए, दो धरे से यहाँ पे बीजेपी को सबसे नुकसान, बीजेपी को भी दूसरे तरीके से राजनीति की शुरुआत करनी होगी। अब तक जो बीजेपी राजनीति कर रही थी वो किसके मुद्दे पर? पहले तो प्रधानमंत्री आते हैं, विकास के मुद्दे पर हर जगह चुनाव होता है और अपार जन समर्थन मिलता है। दूसरी बार भी आते हैं, जनता का विश्वास जीतते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ तो वो चुनाव किनके आधार पर, कौन से चेहरे थे भारतीय जनता पार्टी के पास जिसको आगे किया गया? हिंदुत्व की एक छवि पेश की गई, तो धर्म के आधार पर चुनाव लड़ा गया। अब यहां पर बीजेपी के लिए नए सिरे से राजनीति की शुरुआत करनी होगी अगर जातिगत जनगणना की मांग उठती है और तेज पकड़ती है। और इसकी आप चिंगारी भर भड़कने भर देरी है। आप इस चीज को देखिए, एक बार अगर इसकी चिंगारी भड़क उठी तो जाहिर तौर पर सरकार को झुकना पड़ेगा। एक बड़ा तबका इसके समर्थन में, आप इस बात को मान के चलिए। और उत्तर प्रदेश हो या बिहार की सियासत हो और कहीं की भी सियासत हो, इसको तो मानना चाहिए सरकार को और ये होना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन बीजेपी अभी उस तरह से अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाई है कि अचानक से ये मुद्दा उठ गया तो हम क्या करेंगे, कहां से कौन सा जातिगत समीकरण हम साधेंगे कि उत्तर प्रदेश को जीता जा सके। बसपा के पास अपना वोट बैंक है, हाँ, ओपी राजभर कह रहे हैं अलग, हम मतलब उनका एक अपना वोट बैंक है, नीतीश कुमार अलग चुनाव लड़ रहे हैं। हर जाति का अपना अपना एक गठजोड़ है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की और बिहार की राजनीति जो है जातीय गठजोड़ में इतनी जकड़ी हुई है कि उसको समझ पाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। बहुत शुक्रिया आशीष, सनराइज न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तमाम जो मुद्दे हैं उस पर हमारी जो आज की चर्चा है आपको कैसी लगी, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल सनराइज न्यूज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। बहुत शुक्रिया आशीष, सनराइज न्यूज से जुड़ने के लिए।